हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार SRS। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ के बारे में क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका क्या और कैसे कैसे उसको हम लोग चेंज करते हैं डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज हम लोग कोलराउस लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चंस करते हैं कोलराउस लॉ से रिलेटेड। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, आपको दिया गया है लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस दैट इज 200 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, एंड आपको दिया गया है लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस एल्यूमिनियम आयन, तो ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन दैट इज इक्वल टू 300 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड आपको लास्ट वन दिया गया है आपको लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 माइनस दैट इज इक्वल टू 125 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे ये बताया गया कि ये मोलर कंडक्टिविटी है या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, लेकिन अब यूनिट देख के आप बता देंगे कि इसमें कौन सी मोलर कंडक्टिविटी है और कौन सी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। मोल आ रहा है मींस मोल इनवर्स आ रहा है, मतलब ये आपकी जो आपको दी गई है, ये आपको दी गई है मोलर कंडक्टिविटी। क्या दी गई है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। सिमिलरली इसमें भी मोल इनवर्स है, तो ये भी आपकी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। ये भी आपकी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान देखिएगा, आपको बताया नहीं जाएगा, बस ऐसे सिंबल के फॉर्म में दे दिया जाएगा, तो आपको यूनिट देख के बतानी होगी। अब देखो, इसमें इक्विवेलेंट इनवर्स आ रहा है, मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स आ रहा है, मींस ये जो आपकी है वो कौन सी कंडक्टिविटी है? वो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। कौन सी कंडक्टिविटी है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, तो ये आपको चीजें दी गई हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट, आपको इसमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन। आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, आपको इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। ये क्या होगा? ये आपके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है क्या? सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al2 एल्युमिनियम सल्फेट का पूछा जा रहा है, Al2SO4 का होल थ्राइस। एंड थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए सब आप कोलराउस लॉ से ही निकालेंगे। थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये तीन पार्ट के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और डेटा आपको कहाँ दिया गया? डेटा आपको ये दिया गया है। ये तीन डेटा से आपको ये तीन पार्ट के आंसर देने हैं। तो समझ लो, क्वेश्चन हमने देख लिया होगा। अब देखते हैं इसका सलूशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है। आपको क्या पूछा? आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टर n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आपको किसका निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? एल्युमिनियम आयंस का। आपको जो निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, आपको निकालना है Al3 प्लस का आपको क्या निकालना है? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है इसका एल्युमिनियम का मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है। तो अभी का यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी को अगर हम n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल आएगा। तो हम क्या बोल देंगे? मोलर कंडक्टिविटी
ऑफ एल्युमिनियम 3 प्लस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम 3 प्लस डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। और एल्युमिनियम 3 प्लस का एन फैक्टर क्या होगा 3, Al3 प्लस है तो कैटायन पे जो चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो अब इसका क्या, हाँ ये क्या है आपका, सॉरी ये मोलर कंडक्टिविटी है, हाँ तो इसका मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया गया है आपको, एल्युमिनियम 3 प्लस का मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया गया है 300, तो दैट विल इक्वल टू 300 अपॉन 3, दैट विल इक्वल टू 100। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तो ये आ गया आपका आंसर। आंसर क्या है फिर से लिख लो, 100 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अभी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है एल्युमिनियम सल्फेट का। तो अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की तो हमसे पूछा जा रहा है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये पूछा जा रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका होता क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ पे अगर निकालेंगे एल्युमिनियम का तो आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन, एक मिनट, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन Al प्लस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन, इक्विवेलेंट लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन दैट इज सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की कितनी है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की कितनी है 100। सल्फेट आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में दी गई है, कहीं दी गई क्या, कहीं तो दी गई है, हाँ ये है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑलरेडी सल्फेट की दी गई है, कितनी 125। ये डायरेक्ट आपने कोलराउस लॉ से आंसर निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा 225 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आ गया आपका आंसर, देखो डायरेक्ट। अब देखो यही तो कोलराउस लॉ कहते हैं कि किसी का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो उसके कैटायन और एनायन के सम के बराबर होती है, ठीक है ना, पक्का। और अगर इसी पार्ट में अगर मान लो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बजाय मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेता तो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अगर पूछ लेता, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का, तो क्या होता, लेट वो भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या रिलेशन होता है, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आप एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा 225, और एन फैक्टर यहाँ पे एल्युमिनियम का 3 है, सल्फेट का -2 है। तो जब भी कैटायन और आयन के अलग अलग एन फैक्टर हो तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर आएगा वो आएगा 6, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 225 दैट विल इक्वल टू 1350, यूनिट हो जाएगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो समझ गए डिफरेंस, आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कोलराउस लॉ एग्जैक्टली कहता क्या है, हमने जो पढ़ाया वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में बेसिकली क्या करना है, थर्ड पार्ट में अगर देखें, थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस एंड SO4 आयन। इसका हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस SO4। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी NH4 होल ट्वाइस अमोनियम सल्फेट का क्या होगा, जरा निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, अगर इसका आंसर निकालें तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस लिमिटिंग
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस का आपको लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया गया है कितना, ये अजीब सा कैसा हो गया, कितना दिया गया है, आई थिंक दिया गया तो कितना दिया गया, अजीब कैसा हो गया, हाँ 300 दिया गया था, हाँ कितना दिया गया 125। तो ये देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया गया, तो इसका तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना है पता है 125 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब NH4 प्लस का क्या दिया गया है, NH4 प्लस का आपको दिया गया है, कहाँ गया, मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और NH4 प्लस का n फैक्टर कितना है, NH4 प्लस का n फैक्टर NH4 प्लस का कितना होगा 1। तो अगर इसका इक्विवेलेंट, इसकी अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में निकालें, तो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 प्लस इंटू n फैक्टर, और n फैक्टर इसका कितना है NH4 प्लस का 1, तो 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, यही इसकी आपकी क्या हो जाएगा, अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी कितनी दी गई है NH4 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 200। तो आंसर जो आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 200 प्लस 125 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना आएगा NH4SO4 का उल्टा इसका, दैट इज 2। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 325 दैट इज इक्वल टू 650 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे मोलर कंडक्टिविटी है तो मोल इनवर्स। अभी समझ में आया क्या हुआ, ये आखिरी वाले पार्ट में समझ में आया। देखो आखिरी वाले पार्ट में हमने किया क्या है, हमने बेसिकली कुछ नहीं किया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम सल्फेट की निकाली। अमोनियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, सॉरी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन बेसिकली SO4 2 माइनस की दी गई है, लेकिन NH4 प्लस की आपको मोलर कंडक्टिविटी दी गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। NH4 प्लस का अगर मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। NH4 प्लस का n फैक्टर कितना है, NH4 प्लस का n फैक्टर 1 है, और इसका मोलर कंडक्टिविटी कितना है 200 है, तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा 200 ही इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या निकल आया, ब्रैकेट के अंदर हमें ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी निकल आई। और मोलर कंडक्टिविटी को अगर हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, सॉरी फिर हम उल्टा बोल गए, ब्रैकेट के अंदर हमारा जो आ गया है वो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गया है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जब हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था, अमोनियम सल्फेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो वही हमने क्या किया 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम सल्फेट दैट इज 2 इंटू 325, आंसर इज 650 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत ध्यान से फिर से समझना कि क्या क्वेश्चन में हमने कराया, जिससे आपको कोलराउस लॉ और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। तो राइट डाउन द हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। तो अब हम लोग कोलराउस लॉ के जो 3-4 एप्लीकेशंस है वो देखेंगे, बस ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन है आपका, राइट डाउन हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
limiting molar conductivity of weak electrolyte वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, LMC लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो CH3COOH किस में डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस एंड H प्लस आयन। ठीक है, इसमें आपका डिसोसिएट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे यहाँ से, अगर इसका हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालें तो मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल कैटायन प्लस एनायन दोनों का एन फैक्टर 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन दैट इज H प्लस। ठीक है ना, ये हमें अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की पता करनी है तो हमें उसके कैटायन और एनायन की दोनों की पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको और क्या दिया गया होगा, आपको बेसिकली इफ LMC, बेसिकली LMC मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA HCl एंड NaCl ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। लेट इसकी जो लिमिटिंग LMC वो है वो x1 है, इसकी जो LMC है वो x2 है, और इसकी जो LMC है वो x3 है। अगर हम ये वाली रिएक्शन में बेसिकली ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसमें अगर CH3COOH में हमें क्या मिलेगा, CH3COO माइनस एंड H प्लस। अगर इसमें हम Na प्लस ऐड कर दें, एक Na प्लस ऐड कर दें और एक Na प्लस सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिएक्शन पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, जितना ऐड किया था उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली एक Cl माइनस ऐड कर दें और एक Cl माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है, यहाँ से इसको करने से हुआ क्या है, क्योंकि हमें क्या क्या पता, हमें पता है बेसिकली CH3CONA का LMC, HCl का LMC और NaCl का LMC। ठीक है ना, अब देखो जरा देखो CH3COONA कैसे आया होगा, ये CH3CO माइनस और Na प्लस, और आपका H प्लस कहाँ से आया होगा, H प्लस आया होगा इस HCl से। ठीक है ना, बाकी बचता है आपका NaCl, तो ये हो गया आपका NaCl। तो अगर हम इस रिएक्शन को दोबारा लिखें तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3COOH टेंस टू CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl। अभी समझ में आया, बेसिकली इसमें हमको फिट करना ये रिएक्शन की किस तरह ये हमें CH3CONA HCl और NaCl से हमें क्या क्या मिलेगा, किस तरह से हमें H प्लस और CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी देखें, एसिटिक एसिड की देखें, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो इस तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेंगे। अगर यहां से देखें तो CH3CONa की कितनी थी, X1, HCl का X2, NaCl का X1। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया जिसमें हम लोग किसी भी वीक एसिड का LMC या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन जो आपका आता है वो है बेसिकली क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बेसिकली के। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हम पता करेंगे। देखो, अगर किसी केस में मोलैरिटी किसी का बेसिकली कंसंट्रेशन टेंस टू 0 हो जाए तो मोलर कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। बेसिकली ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस है जिस केस में मोलैरिटी टेंस टू 0 और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो टेंस टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस केस में जो आपका अल्फा होता था वो अल्फा आपका इस केस में क्या होता था, 1। तो अगर हम यहां से कुछ देखें तो यहां से हमें पता चलेगा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। बेसिकली जब अल्फा 1 हो जाएगा तब उस केस में आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। और अगर किसी m गिवन हो, कोई m गिवन हो, तो उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बेसिकली क्या होगी, वो टेंस टू अल्फा होगी, कि जितना ज्यादा अल्फा होगा उसका उतना ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो यहां से अगर देखें हम तो मोलर कंडक्टिविटी इस केस में क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सेम लग रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये अल्फा का साइन है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करा दें, इन दोनों केसेस को अगर डिवाइड करा दें तो क्या आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन दैट विल इक्वल टू 1 बाई अल्फा। तो यहां से हम अगर अल्फा निकालें तो यहां से अल्फा हमारा आ जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली आप मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड करा दोगे तो आपका आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू ये वाली पुट कर दोगे यहाँ पे तो आपकी के की वैल्यू भी आ जाएगी। सी आपका क्या है, कंसंट्रेशन, गिवन कंसंट्रेशन। अभी समझ में आया आपको क्यों नहीं, तो कैसे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी से अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकाल सकते हो। अभी समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है ना। थर्ड एप्लीकेशन है इसका, थर्ड एप्लीकेशन लिख लो। थर्ड एप्लीकेशन है बेसिकली सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से हम लोग सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन आप लिख लीजिए, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
solubility product of sparingly soluble salt, of sparingly soluble salt। बेसिकली ये आपके आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपने सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट मींस होता है जो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है या बहुत कम सॉल्युबल है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं S3, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, SSS, ठीक है शॉर्टकट में। सॉरी, ठीक है, तो इसमें लिख लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। saturated solution of any sparingly soluble salt, of any sparingly soluble salt is assumed to be infinitely diluted, ठीक है। हम जब भी कोई किसी भी स्पेरिंगल सॉल्युबल सॉल्ट का सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब उससे ज्यादा वो डिजोल्व नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि वो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है। क्योंकि क्या होता है, जो S3 होते हैं, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो चाहो तो ये भी लिख लो, बिकॉज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट S3, अब S3 लिख लो, S3 हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी, तो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो उनकी, तो जो क्या मान के चलते हैं हम लोग, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो डाइल्यूशन होता है उनको हम लोग इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड मान के चलते हैं। अगर इसका हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें, मोलर कंडक्टिविटी निकालें, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलरिटी। अभी क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, ठीक है, चूंकि इट्स इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ओके, इट्स इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली डाइल्यूशन है तो मोलर कंडक्टिविटी किस में हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगी वो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। और सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है, तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी, वही उसकी मोलरिटी हो जाएगी। तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वही उसकी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन या मोलरिटी हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली बाइनरी सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, KSP इक्वल टू सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। ये हो गया किसके लिए, फॉर बाइनरी सॉल्ट। देखो ये सब आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, सब याद आ गया होगा आपको, ठीक है, सब पढ़ाया गया था। और ये सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, जिसमें आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP वगैरह, आप KSP क्या है, बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अगर आपने सॉल्युबिलिटी यहाँ से निकाल ली है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से, तो आप KSP भी निकाल सकते हैं। अगर आपको KSP पता है तो आप सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, बाइनरी सॉल्ट्स। बाइनरी सॉल्ट क्या होते हैं, जो एक कैटायन और एक एनायन देते हैं डिसोसिएट होने पर। सिमिलरली अगर KSP देखें आपका टर्नरी सॉल्ट के लिए तो होता है 4S3। S क्या है आपकी सॉल्युबिलिटी, ये किसके लिए, फॉर टर्नरी सॉल्ट। टर्नरी सॉल्ट क्या होते हैं, जो ब्रेक होने पे 3 आयंस देते हैं, 2 कैटायन 1 एनायन या 2 एनायन 1 कैटायन। सिमिलरली अगर क्वार्टरनरी सॉल्ट के लिए देखें, क्वार्टरनरी सॉल्ट के लिए तो उसका KSP जो होता है वो होता है आपका 27 S की पावर 4। S क्या है आपका सॉल्युबिलिटी, फॉर किसके लिए, क्वार्टरनरी सॉल्ट के लिए, क्वार्टरनरी, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप अब आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा या उसके नोट्स रखे तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं ये सब है क्या। बट हाँ,
इसमें आपको इतनी ही जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, बोर्ड में नहीं आएगा ये सब, लेकिन जेई मेंस और नीट में और एडवांस में हपक के पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा एप्लीकेशन जिसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, लास्ट एप्लीकेशन जो हमारा है वो है 4th नंबर, डाल लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट and dissociation constant of water। ये भी आपके आयनिक इक्विलिब्रियम से कॉन्सेप्ट रिलेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का क्या होता है, KW, और आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, बेसिकली H+ कंसंट्रेशन और OH- कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, वही होता है आपका KW। तो देखो वाटर के बारे में अगर बात करें तो वाटर जब होता है किसमें ब्रेक होता है, H+ आयंस में और OH- आयंस में। अगर इसका हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का बात करें तो दैट विल इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। ओके, इफ इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन इज, अरे यार क्या है, इफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइटली डाइल्यूशन, दैट विल इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन, अब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ या कंसंट्रेशन ऑफ OH-, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन लिख लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइटली डाइल्यूशन पे ये 100% डिसोसिएट हो गया होगा, तो जितना कंसंट्रेशन H+ का होगा उतना ही कंसंट्रेशन H- का होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+। ओके, अब यहां से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड वी नो कि H+ कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, OH- कंसंट्रेशन। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां तो ये हो गया H+ का कंसंट्रेशन, हम लोग इस तरह डिटरमाइन कर लेंगे अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई हो किसकी, वाटर की, ओके, और जितना H+ का होगा उतना ही OH- का कंसंट्रेशन होगा। और KW आपका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, सॉरी आयनिक प्रोडक्ट, ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, दैट विल इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज KW। तो दैट विल इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, we can write this concentration of H+ square. So in this way we can determine the concentration of H+ ion with the help of limiting molar conductivity. Okay, तो this is your 4th एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। खत्म करने से पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना चैप्टर खत्म करते हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ एन aqueous solution, the conductivity of an aqueous solution of weak monoprotic acid, मोनोप्रोटिक एसिड मतलब एक H+ आयन देगा, तो उसका एन फैक्टर भी कितना होगा, 1 होगा, इज
3.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या दिया गया है? कंडक्टिविटी दी गई है, कप्पा दिया गया है, ठीक है ना। एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.02 मोलर। तो कंसंट्रेशन आपको 0.02 मोलर दी गई है। इफ at this concentration degree of dissociation is 0.05, then calculate limiting molar conductivity। एक मिनट, then calculate limiting molar conductivity, ठीक है ना। अरे उल्टा क्यों लिख रहा हूँ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपको इसकी जो आपको आयन ए वीक मोनोप्रोटिक एसिड दिया गया है उसका आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है और बाकी डेटा आपको गिवन है। पॉज करके क्वेश्चन करने का कोशिश करो, अदरवाइज देखते हैं हम लोग, ठीक है, आंसर मैच कराते हैं। तो आपको सबसे पहले दी गई है कंडक्टिविटी दी गई है, क्या? कप्पा दिया गया है। क्या दिया गया है? 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों सेम यूनिट होती है, ये हमने बात की थी आपको, ठीक है। कंसंट्रेशन दी गई है आपको कितना? 0.02 मोलर। अरे यार मक्खी लग रही है, ठीक है। और आपको अल्फा दिया गया है कितना? 0.05। आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये पता करना है, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और अल्फा और मोलर कंडक्टिविटी में एक रिलेशन होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। अल्फा इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मींस हमें पता करना है मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी आपका क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलरिटी या फिर कंसंट्रेशन। तो दैट विल इक्वल टू 1000 कप्पा इज योर 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन मोलरिटी की कितना दिया है? 0.02। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा मोलर कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू 16.5। ओके, तो ये आ गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अब हमसे पूछा गया है अल्फा, एंड वी नो व्हाट अल्फा इज इक्वल टू योर मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो फ्रॉम हेयर we can calculate limiting molar conductivity will be equal to molar conductivity upon alpha, and molar conductivity is your 16.5 and alpha is your 0.05, and that will equal to I think 330। तो ये आ गया आपका आंसर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना आया? 330 आपका आया, ठीक है ना। यूनिट इसका होगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेम यूनिट इसका भी होगा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का भी। ओके, तो यहां से हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई। तो इस तरह हम लोग आपको, अगर हमें अल्फा फाइंड करना हो, अल्फा फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग के भी फाइंड कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा का भी वैल्यू पता है, सी का भी वैल्यू पता है। ओके, तो ये हो गया आपका। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फॉर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, फॉर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन of AgCl, silver chloride of AgCl at 25 degree Celsius
conductivity is 3.4 into 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स and that of water used is 2.02 into 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो अभी तक क्वेश्चन क्या कह रहा, फॉर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, कंडक्टिविटी दी गई है सिल्वर क्लोराइड की कितनी 3.4 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर इनवर्स एंड दैट ऑफ वाटर यूज्ड इज 2.02 इंटू 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और जो वाटर यूज हो रहा है उसकी कंडक्टिविटी दी गई है 2.02 इंटू 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आगे है इफ LMC लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर AgCl is 138 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स का मतलब होता है सीमन। ठीक है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बेसिकली ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है LMC। देन कैलकुलेट solubility and KSP of AgCl। हमें सिल्वर क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है और KSP कैलकुलेट करना है। फिर से क्वेश्चन देख लो और पॉज करके लगाने का कोशिश करो। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है AgCl का एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, कंडक्टिविटी AgCl का दिया गया 3.4 इंटू 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीन्स होता है सीमन, बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, एंड दैट ऑफ वाटर यूज्ड, जो वाटर यूज हो रहा उसका कंडक्टिविटी दिया गया 2.02 इंटू 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। if LMC means limiting molar conductivity of AgCl is 138 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या दिया गया, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है और KSP कैलकुलेट करना है किसका, AgCl का। तो ये था क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमें कंडक्टिविटी दी गई है, देखो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ये दी गई है और वाटर की कंडक्टिविटी ये दी गई है। AgCl का कंडक्टिविटी नहीं दिया गया। अगर टोटल कंडक्टिविटी दिखाएं तो टोटल कंडक्टिविटी होगी कंडक्टिविटी ऑफ किसका, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl बोले तो इलेक्ट्रोलाइट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अभी हमें AgCl का कंडक्टिविटी नहीं पता है, तो यहाँ से अगर हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ AgCl निकालेंगे दैट विल इक्वल टू कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्टिविटी माइनस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। टोटल कंडक्टिविटी आपका दिया गया कितना 3.4 इंटू 10 की पावर -6 और वाटर का कंडक्टिविटी आपको दिया गया आई थिंक 2.02 माइनस 2.02 इंटू 10 की पावर -6। तो AgCl का जो कंडक्टिविटी आ जाएगा वो इसको अगर सॉल्व करेंगे दैट विल इक्वल टू 1.38 इंटू 10 की पावर -6। बस यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं। अब डायरेक्ट फार्मूले पे रखो, आपको सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी आपकी होती है क्या, कप्पा इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही ना पढ़ाया था फॉर्मूला जब हमने वो बताया था थर्ड वाला एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी हो, कप्पा आ गया आपका AgCl का 1.38 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका कितना दिया गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज योर गिवन
138, दैट इज 138। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 138 ये बेसिकली आ जाएगा आपका 10 की पावर 2 और दिस इज 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर, तो ओवरऑल आ जाएगा आपका आई थिंक 10 की पावर -5। सॉल्युबिलिटी आ गई आपकी कितनी, 10 की पावर -5। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा आपका KSP पूछ रहा है, बाइनरी कंपोनेंट है, बाइनरी के लिए KSP कितना होता है, KSP इक्वल टू होता है S² फॉर बाइनरी सॉल्ट। तो यहाँ पे KSP इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 की पावर -5 का स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू 10 की पावर -10। तो ये हो गए हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिकली जो हमें मेन देखना था वो देखना था ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हमें सिल्वर क्लोराइड का, आपको इलेक्ट्रोलाइट जो है सिल्वर क्लोराइड, उसका आपको कंडक्टिविटी नहीं दिया गया था। यहाँ पे सोल्यूशन का कंडक्टिविटी दिया गया था, वाटर का कंडक्टिविटी दिया गया था। सोल्यूशन मतलब टोटल कंडक्टिविटी दिया गया था, और वहां से हमने सिल्वर क्लोराइड का कंडक्टिविटी निकाल लिया, ठीक है ना। तो वो हमने पुट कर दी फॉर्मूले में और हमारा डायरेक्ट निकल आया क्या, सॉल्युबिलिटी और KSP। तो ये क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन होते हैं 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के। जैसे ये क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन है आयनिक इक्विलिब्रियम का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो जेई या नीट को इसमें ये फायदा मिल जाता है कि एक क्वेश्चन से 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट कंबाइन हो जाते हैं और बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। बस बेसिकली आपको दोनों चैप्टर्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक हमने ये चैप्टर अपनी तरफ से पूरा पढ़ाया है, कोशिश की है कि कुछ भी ना छूटे। 99% चीज़ें हमने सारी पढ़ा दी हैं आपको। बाकी अब आपके पास जो भी मॉड्यूल है, जो भी आपकी सीट्स हैं, NCERT बुक है, जैसे जो भी हैं, आपको बोर्ड से लेकर एडवांस तक, जेईई मेंस, नीट तक सब कुछ पढ़ाया है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आज ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए ये इसके सवाल लगाओ और प्रैक्टिस करो। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।